हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका कोच धीरेन। लेट्स क्रैक जेई विद अस। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से कंप्लीट किया है। मेरी आईआईटी जैम रैंक 694 रही है। मोर देन 6 इयर्स का मुझे अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। माय डियर, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी ऐप को डाउनलोड करके। दिस इज अनअकैडमी लर्निंग ऐप। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। नाउ द फर्स्ट वन इज कि क्यों हम अनअकैडमी से कनेक्ट हुए, व्हाट आर द बेनिफिट्स। माय डियर, द फर्स्ट बेनिफिट्स इज द डेली लाइव क्लासेस। नॉर्मली आप देखते हो कि आप जनरली रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हो, लेकिन हमारे साथ आप लाइव कनेक्ट हो सकते हो, अपने आप को एंगेज कर सकते हो, अपने डिस्कशंस हमसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो आप इजीली हमसे पूछ सकते हो। आप हमारे साथ पोल कर सकते हो, हम क्वेश्चंस में पोल्स कराते हैं। नेक्स्ट इज आवर लाइव टेस्ट एंड क्विज। माय डियर, आप कितना भी पढ़ाई कर लो, इंपॉर्टेंट इज कि आप एग्जिस्ट कहाँ करते हो, आपका पढ़ाई कैसी चल रही है, उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए अपन लोग एक लाइव टेस्ट रखते हैं। बहुत सारे रेगुलर बेसिस पे लाइव टेस्ट होते हैं, जिससे हम आपको पता करते हैं कि आप कहाँ पे हो और आपको अभी जेई को क्रैक करने के लिए या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितना और मेहनत करनी है। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर्ड कोर्स। माय डियर, दिस वन इज कि हमारा जितना भी कोर्स होता है यार, वो सारा कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड और वेल मैनर्ड होता है। एक फिक्स्ड टाइमिंग होती है हमारी, एक फिक्स टेक्नोलॉजी बेसिस पे हम वर्क करते हैं। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश देते हैं कि आप कैसे अपने जेई को इजीली क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड एक्सेस। माय डियर, देखो नॉर्मली कोचिंग्स में क्या होता है कि आप जाते हो और अपने नोट्स बनाते हो और चल देते हो, लेकिन हमारे साथ क्या है, इन केस इन फ्यूचर अगर आप पढ़ते पढ़ते कोई डाउट आ रहा है तो आप दोबारा से हमारे साथ एक्सेस कर सकते हो और आप हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस को इजीली देख सकते हो। आप अपने कंफर्ट जोन में हमारे साथ स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट इज, अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो एक इकोनॉमिकल फीस में आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। माय डियर, नॉर्मली जहां पे बड़ी बड़ी कोचिंग्स पूरे साल भर का अप्रोक्स यार 1.5 से 2 लाख का चार्ज करती हैं जेई के लिए, वहां पे हम बहुत ही कम अमाउंट में, दैट इज 30,000 रुपीज में आपसे कनेक्ट होते हैं। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो दिस इज माय कोड, जस्ट टाइप DHIREN एंड गेट द इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10%। आपकी 12 मंथ की फीस ओनली एंड ओनली 27,000 हो जाती है। अगर आपके पास टाइम है माय डियर, आप 2 इयर्स की प्लानिंग कर रहे हो, तो जस्ट एंड ओनली 5,000 रुपीज पे करके आप हमारे साथ 24 मंथ के लिए कनेक्ट हो सकते हो। बहुत ही इकोनॉमिकल फीस है, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। नाउ इज कि मैंने एक पीपीटी प्लान की है कि कैसे अपन को 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में स्कोर करना चाहिए। माय डियर, एग्जाम एकदम पास आ रहे हैं और स्टडी के साथ साथ उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ना नहीं होता कि हम पढ़ रहे हैं, उसकी स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे कुछ आपके सामने स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की है। दिस इज द स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग कि कैसे हमको प्लान करना चाहिए अपनी जेई के लिए, कैसे हमारा शेड्यूल होना चाहिए, कैसी हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो कुछ बेसिक से स्टेप्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में यार अचीव कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हाँ, ये बात जरूर कहूंगा, अगर आपको जेई क्रैक करना है तो केमिस्ट्री इज द बैकबोन। आप फिजिक्स और मैथ्स तो पढ़ते ही पढ़ते हो, साथ साथ केमिस्ट्री को आपको ज्यादा बेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री आपके मार्क्स को बूस्ट अप करती है। आप इजीली मार्क्स अगर अचीव करना चाहते हो, अपनी रैंक को बूस्ट करना चाहते हो, तो आपको केमिस्ट्री को अपना बैकबोन बनाना पड़ेगा और उसके लिए एक कुछ स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है दैट इज सीक्वेंसिंग। ये क्या है और क्यों क्यों जरूरी है? तो देखो यार, सबसे पहले अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करो, कुछ टॉपिक की एक लिस्ट बना लो कि इन टॉपिक्स को मुझे पढ़ना है। ठीक। नेक्स्ट वन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है यार, कि आप कुछ फेवरेट और इजी टॉपिक को सेलेक्ट कर लो। इससे फायदा क्या होगा, आप सबसे पहले मेरी मानो तो इजी और फेवरेट टॉपिक को खत्म कर लो।
इससे फायदा ये है कि आप जब इसको कर लोगे ना यार, तो आपको एक बूस्टअप मिलेगा कि नहीं यार, मैं कुछ अचीव कर सकता हूं। नेक्स्ट इज, अगर ये अचीव हो गया तो आप बहुत इजीली जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उसको भी खत्म कर सकते हो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे काम करना आपको आना चाहिए। एक प्लान कर लो कि यार इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं कि यार केमिकल बॉन्डिंग में मुझे पता है कि एक क्वेश्चन अगर बॉन्ड ऑर्डर से आना है तो आना है, और एक क्वेश्चन अगर हाइब्रिडाइजेशन से आना है तो आना है। तो दिस इज व्हाट कि ये हमारा एक्सपेक्टेशंस है, ये तो आएगा ही आएगा। इसी तरह आप हर एक टॉपिक की एक प्लानिंग कर लो, एक सीक्वेंसिंग कर लो कि हाँ यार, ये हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनको मुझे बहुत बार लगाना है। नेक्स्ट, दिस इज द पीवाईक्यू सीरीज, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सब कुछ पढ़ने के बाद आपको पीवाईक्यू को लगाना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू में आपको ये एनालिसिस होता है कि एक्चुअली हमारे जेई में किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। मान लो हमने बहुत कम लेवल स्टडी की हो, हमको और जरूरत हो, तो पीवाईक्यू हमको बता देगा कि नहीं यार, आपको और अभी पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक बेसिक से एनालिसिस मिल जाता है, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि हाँ यार, इस बिहाफ पे पढ़ना है। नेक्स्ट इज स्टेप 2। ये अगला स्टेप है, ये हमको बताता है कि कैसे अपने टाइम और अपने डेट को, अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर लो। मैंने कुछ बेसिक से ग्राफ बनाए हैं, मैंने बेसिक से वर्क किया है इसमें कि कौन कौन से टॉपिक से नॉर्मली कितना कितना परसेंट आता है। तो केमिस्ट्री में यार हमारे 3 टॉपिक हैं, दैट फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनिक। फिजिकल का लगभग 35.6% आपका अचीव होता है। उसी तरह ऑर्गेनिक का 34.7 एंड द लास्ट वन इज इनऑर्गेनिक। अगर आप देखोगे एग्जाम में तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में इसका परसेंटेज चलता है। दिस इज द लास्ट 3 इयर्स एस्टिमेशन। ये मेरा एस्टिमेशन है लास्ट 3 इयर्स में कितना ऑर्गेनिक से आ रहा है, कितना फिजिकल से आ रहा है और कितना इनऑर्गेनिक से आ रहा है। यहां आप माय डियर देख सकते हो कि 2017 में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, फिर थोड़े से और कम हुए हैं और फिर थोड़े से और कम हुए हैं। तो ये चलता रहता है यार, लेकिन हाँ, फिजिकल ज्यादा आती है, उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक आती है एंड द लास्ट वन इज इनऑर्गेनिक आती है। इनऑर्गेनिक 2018 में एज कंपेरिजन टू 17 और 19 ज्यादा आई थी। तो वो चलता रहता है, इसको बैलेंस हमेशा होना चाहिए। नेक्स्ट इज पेपर का एनालिसिस कैसा है यार। तो हम सबको पता है कि यार 25 क्वेश्चंस होते हैं। 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं और 5 क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्टिव होते हैं। उन 20 क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, वाइल वो हमारे 5 क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये एक एनालिसिस है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन अमूमन आपको मिल जाएंगे। उसी तरह अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करोगे तो उसमें आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और इनऑर्गेनिक 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, फिर कैसे हमको फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना है और कैसे हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है। मैंने कुछ बेसिक सा प्लानिंग की है, ये आप अपने लास्ट टाइम पे जरूर देख के जाओ। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक मैंने कवर किए हैं कि यार ये टॉपिक से सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं। अगर मैं शुरुआत करता हूं तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जीओसी एंड द आइसोमेरिज्म। हमको सबसे अच्छी तरह पता है कि जीओसी पूरी पूरी ऑर्गेनिक की बैकबोन है, जान है। आपकी जीओसी आपको स्ट्रांगली आनी चाहिए। जीओसी में मेरा मानना है कि जीओसी में जब आप देखते हो तो इंपॉर्टेंट यार एरोमेटिसिटी जरूर देखो, हकल्स रूल की स्टडी जरूर करो, आपको कार्बोकटायंस की स्टडी होनी चाहिए, कार्बा अनायंस के बारे में पता होना चाहिए, फ्री रेडिकल की स्टडी होनी चाहिए। ये बेसिक बेसिक होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप देखते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन जरूर आते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखा जाता है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, इन सब के से क्वेश्चन जो जीओसी जरूर पूछती है, और लगभग सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो जीओसी से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इससे 2 फॉर्म में आते हैं यार क्वेश्चन। एक आता है डायरेक्ट फॉर्म, मतलब डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि इसका आर और एस निकालने को दे देता है। लास्ट आप देखोगे अपने पेपर में तो आर एस जरूर पूछा है, आइसोमेरिज्म से पूछता है आर एन एस के बारे में। नेक्स्ट इज अगर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में और बात करते हो तो पीओएस निकालना, सीओएस निकालना, ऑप्टिकल एक्टिविटी की स्टडी करना आपको आइसोमेरिज्म में आना चाहिए। इसके अलावा कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स पता होने चाहिए,
जैसे सिस हो गया, ट्रांस हो गया, एंटीजेंजुजामैन, ये सब टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक कवर कर लोगे तो आपको नेक्स्ट दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म वो कवर करना बहुत इजी हो जाएगा। ऑर्गेनिक में देखो यार, मुझे लगता है बच्चे क्या होते हैं ना, बजते रहते हैं, कभी एक चैप्टर पढ़ेंगे तो दूसरा भूलेंगे, दूसरा पढ़ेंगे तो तीसरा भूलेंगे, एंड सो ऑन चलता रहता है। आपको ऑर्गेनिक वैसे नहीं पढ़नी चाहिए। ऑर्गेनिक का सबसे बेसिक है कि आपको उसकी मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है। जब तक आप रिएक्शन की मैकेनिज्म को नहीं समझोगे कि रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है, तब तक आप उस रिएक्शन को का प्रोडक्ट अचीव नहीं कर सकते हो। इसलिए रिएक्शन की मैकेनिज्म को आप कैटेगराइज कर लो। हमारे यार कोर्स में 3-4 तरह की मैकेनिज्म है, जैसे सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है और एलिमिनेशन है। कभी-कभी किसी एग्जाम में साइक्लिक रिएक्शंस आ जाती हैं, अदरवाइज SN1, SN2, E1, E2 और एडिशंस रिएक्शंस में स्टडी होती है। अगर आपको इसके बारे में अच्छी तरह आ जाएगा, आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि हाँ यार, ये रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, ये रिएक्शन में एडिशन लग रहा है, ये रिएक्शन में एलिमिनेशन लग रहा है, तो आप बहुत ईजिली उस मैकेनिज्म को समझ जाओगे। और अगर आपने मैकेनिज्म को एक बार समझ लिया यार, तो मेरी मानो आपसे केमिस्ट्री के अपने आप प्रोडक्ट बन जाएंगे। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप अल्कोहल्स फिनॉल्स पढ़ रहे हो, फिर आप एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे हो, फिर आप अमाइंस पढ़ रहे हो। चैप्टर के थ्रू मत पढ़ो, सबका एक बेसिक मैकेनिज्म आपके पास होगा। अगर आप उसको जान जाते हो तो यार बहुत इजीली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अचीव किया सकता है। माइंड में जनरली भूत मचा होता है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाई, इतना ज्यादा रिएजेंट्स, इतने ज्यादा रिएक्शंस। आप इतना ज्यादा फैलाओ नहीं, अपने काम को सम अप करो, छोटे में ले आओ, स्ट्रेटेजी बनाओ ऐसी कि यार हाँ, ये हमको आता है, ये हमको नहीं आता है। नेक्स्ट इज कुछ नेम रिएक्शन, भैया ये तो आती ही आती हैं, ये कभी कभी डायरेक्ट आ जाती हैं, कभी कभी इन क्वेश्चंस में इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछता है। जैसे मैं कुछ फेमस नेम रिएक्शन के नाम ले रहा हूं, जैसे एल्डोल हो गया, केनिजारो हो गया, टिचेंको हो गया, रामरटैमन हो गया, गटरमैन कोच हो गई। अब ये सब रिएक्शंस डायरेक्टली आती हैं, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो एक काम करो, जैसे ही तुमने रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म किया ना, एक फ्लो चार्ट बना लो कि यार कौन कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म और कौन कौन सी नेम रिएक्शन हमारे कोर्स में है। जितनी भी नेम रिएक्शन आपके कोर्स में है, आप उसको एक तरफ स्कैटर्ड कर लो, लिख लो कि यार हाँ यार, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, हमको ये रिएक्शंस पढ़नी है। एंड द लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट रिएजेंट। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। रिएजेंट्स, ऐसे तो रिएजेंट का कोई अंत नहीं है यार, केमिस्ट्री में इतने अथाह रिएजेंट हैं कि आप थक जाओगे रिएजेंट याद करते करते। बट मैंने क्या कहा कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा फैलाओ नहीं, अपने आप को समेटो, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दो कि यार ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। रिएजेंट्स भी आपके कोर्स में बहुत ज्यादा रिएजेंट्स नहीं है अपन के जेई में। हम लोग में जेई में सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जैसे LiLH4 हो गया, NaBH4 हो गया, इन सब पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज्यादा बड़े बड़े रिएजेंट्स पे आप फोकस मत करो, हाई ये रिएजेंट भी करना है, ये करना है, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स ही हमारी केमिस्ट्री में है, इन रिएजेंट्स का ख्याल रखना है आपको। ये रिएजेंट्स अगर आपको आएंगी, ये नेम रिएक्शन अगर आपको आएगा और रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा, तो मेरी मानो यार ऑर्गेनिक बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऑर्गेनिक आपको आनी चाहिए, बट उसको जानने के लिए इन बेसिक्स टूल्स को जानना जरूरी है। फिर भी मैंने कुछ चैप्टर वाइज वेटेज बांटे हुए हैं। आप देख सकते हो यार, सबसे ज्यादा अगर वेटेज किसी को है तो वो हाइड्रोकार्बन को है। इसी हाइड्रोकार्बन में अपनी जीओसी एंड आइसोमेरिज्म कवर हो जाती है। तो देख सकते हो 28% यार हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड से क्वेश्चन आते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से भी देखो क्वेश्चन आते हैं, ये स्कैटर्ड फॉर्म में है। सबसे ज्यादा आपके हाइड्रोकार्बन से हैं, नेक्स्ट वन इज अल्कोहल फिनॉल से हैं। अगर आपने पीछे रिएक्शन मैकेनिज्म कर ली ना, तो ये अल्कोहल फिनॉल भी अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड्स आप अलग स्टडी करो। हाँ, ये बात का ख्याल रखना, एलिफेटिक को अलग कर लो और एरोमेटिक की स्टडी अलग कर लो। एरोमेटिक से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स में जनरली यार मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा स्टडी प्लान है, मैं जनरली इसमें से नेम रिएक्शन पकड़ता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एल्डोल करो, टिस्चेंको करो, परकिंस करो, तो ये एल्डिहाइड कीटोन से अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड में आप सबसे ज्यादा अगर ख्याल रखोगे तो डाइजोनियम सॉल्ट का ख्याल रखोगे, इससे पक्का एक क्वेश्चन बनता है। हाँ, इससे एक क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ पे बनता है। वैसे अगर आप जैसे ही हाइड्रोकार्बन और जो हमारा मैंने आपसे कहा, अगर आप जीओसी कवर कर लोगे तो अपने आप ये नाइट्रोजन की सारी फैमिलीज कवर हो जाएंगी। बस जो बचेगा वो आपका सिर्फ नेम रिएक्शन याद करने को बचेगा और कुछ छोटी मोटी रिएक्शन याद करनी है।
केमिस्ट्री एंड लाइफ, पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, मैंने पर्सनली बताऊं तो ये एकदम लास्ट में किया था। अच्छा, ऐसा क्यों किया था कि यार मैंने कहा ना कि टॉपिक को मैंने इजी और टफ में बांट दिया था। ये मुझे केमिस्ट्री एंड लाइफ, पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअली रटने वाले चैप्टर हैं, तो मुझे लगता है कि मैं यार एग्जाम टाइम पे ही करूं, पहले करूंगा फिर भूलूंगा, पहले करूंगा फिर भूलूंगा, इसलिए पहले मैंने सारी ऑर्गेनिक को निपटा लिया और लास्ट में इन 3 चैप्टर को निपटाया है, जिसमें ये हमारा केमिस्ट्री एंड लाइफ है, पॉलीमर्स है और बायोमोलिक्यूल्स है। पॉलीमर्स में कुछ मोनोमर्स पूछ लेते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक को उठाओगे तो एनसीईआरटी बुक में जितने स्पेसिफिक मोनोमर हैं उससे ज्यादा नहीं आएंगे, ये गारंटी मेरी है। हाँ, इन तीनों चैप्टर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली और एनसीईआरटी पढ़नी है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब मैं बात करता हूं यार फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो है तो बहुत बड़ा फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन अगर मैं इसको चैप्टर वाइज में बांटूं तो कुछ हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा फेवरेट थर्मोडायनेमिक्स भी है, इक्विलिब्रियम अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो यार इसको कैसे करना है। अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन शुरुआत के जो थ्योरीज है ना, ये सब एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती हैं। इसमें से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो पूरे पूरे क्वांटम नंबर से आ जाते हैं। क्वांटम नंबर से जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, हाइजेनबर्ग्स की अनसर्टेनिटी जरूर पूछता है, श्रोडिंगर की इक्वेशन जरूर पूछता है। तो इन सब टॉपिक्स को आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जरूर ख्याल रखोगे। क्वांटम नंबर से लगातार 2-3 साल से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए अगेन बोल रहा हूं क्वांटम नंबर को मत छोड़ना, पक्का और पक्का आएगा। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक्स। माय डियर, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की एक जान है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स आ जाते हैं, लगभग मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स के आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, ये लोगों को थोड़ा टफ लगता है, बट मेरी मानो तो अगर आप इसको एक प्लानिंग में लेके जाओगे तो सबसे इजी चैप्टर है। अच्छा, अब इसको करना कैसे है थर्मोडायनेमिक्स को, तो थर्मोडायनेमिक्स को पहले तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक पार्ट लो थर्मोडायनेमिक्स प्योर, एक थर्मोकेमिस्ट्री और एक थर्ड पार्ट गिब्स वाला, जिसमें हम लोग एंट्रोपी पढ़ा करते हैं। इसमें आप बेसिकली स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल वाले टॉपिक एक तरफ करो, जितनी एंथैल्पीज हैं, टाइप्स ऑफ जितनी भी हमने एंथैल्पीज पढ़ी हैं, वो सारी एंथैल्पीज के एक तरफ स्ट्रेटजी बनाओ। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में इसी का एप्लीकेशन है। वहां पे क्वेश्चन पूछता है कि भैया इतनी एंथैल्पी इसमें लग रही है, इतनी एंथैल्पी इस इक्वेशन में लग रही है, तो टोटल एंथैल्पी कितनी लगेगी। ठीक है, एक रिएक्शन बैलेंस करने को कहेगा, रिएक्शन मैनर्ड में आ जाने को कहेगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, थर्ड वन इज आपकी गिब्स एनर्जी वाला कंसेप्ट। ठीक है, गिब्स एनर्जी में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पे, इस पे क्वेश्चन पूछता है। हाँ, एक बात और बताऊंगा यार, थर्मोडायनेमिक्स और वो नालायक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मर्ज कर देता है, तो इसका भी ख्याल रखना है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में आ जाए और थर्मोडायनेमिक्स वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चले जाए, ये आपको वहां पे पहचानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का आपस में इंटर रिलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए 3 पार्ट, पहला आपका थर्मोप्योर, दूसरा आपका थर्मोकेमिस्ट्री और तीसरा आपका गिब्स वाला टॉपिक। इन 3 टॉपिक को स्कैटर्ड करो, इसमें इनको बांटो, बांटने के बाद आप स्टडी कर लो। हाँ, इसका एक तरीका और भी मुझे समझ में आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्मूलाज रटते हैं। आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है यार, जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, सिचुएशंस जितनी आप अटेम्प्ट करोगे, वो आपको थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा सिखाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में थ्योरी में जितना घुसोगे आपको नहीं आएगा। थर्मोडायनेमिक्स सीखनी है तो आप क्वेश्चंस लगाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे आपको एहसास होगा कि हाँ यार मेरा यहाँ ये मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से जो मेक मिस्टेक होता है वो साइन कन्वेंशन का होता है। साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं और वही लोगों से गलती भी होती है, उससे बचने की कोशिश करना। ठीक, नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अगेन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक अपना केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा अपना आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है ले चैटलिए प्रिंसिपल। इस पे आप जरूर फोकस करोगे, इस पे जरूर पूछेगा कि एक रिएक्शन जा रही है तो कौन कौन से फेवरेबल कंडीशंस हैं उस रिएक्शन की यील्ड को बढ़ाने या घटाने के लिए, ये जरूर ध्यान दोगे इसमें। दूसरा यार लोग छोड़ के जाते हैं बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक है, इसको बोलते हैं पैरेलल एंड सीरीज रिएक्शन। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन 2-3 बार से पूछा हुआ है,
इसका जरूर ख्याल रखना। जो मैं बोल रहा हूं इसको प्लीज एक कॉपी में नोट कर लो कि ऐसे ऐसे करना है। नेक्स्ट इज, अगर मैं आयनिक की बात करूं तो आयनिक में कुछ कैटेगरी में मैंने क्वेश्चंस को बांट रखा है। पहली कैटेगरी है पीएच क्वेश्चन, पीएच बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको पीएच निकालने आता है तो एक क्वेश्चन पीएच के बेस पे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, पीएच के अलावा जो क्वेश्चन आता है वो बफर पे आता है। हाँ, बफर को पढ़ना बहुत जरूरी है यार, बफर जरूर पढ़ के जाना, पक्का पक्का गारंटी है क्वेश्चन आएगा बफर पे। और थर्ड, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस, उसको आपको जरूर देख के जाने हैं। मेरी मानो तो सॉल्युबिलिटी पे लास्ट 10 इयर्स की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 4 बार 4 साल में सब, अगर उन्होंने क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे हैं तो आपके केएसपी से पूछे हैं, तो इसका ख्याल आपको रखना होगा। इक्विलिब्रियम पढ़ने की तरीका अगेन वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, सिचुएशन बेस्ड काम करो कि भैया एसिड को अलग पढ़ना है, बेस को अलग पढ़ना है और सॉल्ट की स्टडी हमको अलग करनी है। इन तीनों पार्ट में डिवाइड कर लो। एसिड में पीएच पे काम करो, बेस में भी यही पीएच पे काम करो, फिर इनके इंटर रिलेशन को पढ़ो कि एसिड और बेस की इंटर रिलेशन कैसे काम करती है। एंड थर्ड वन इज सॉल्ट के बारे में काम करो कि सॉल्ट कैसे काम करता है, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है, वो आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट वन इज द सॉलिड स्टेट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, सॉलिड स्टेट। ये पूरा चैप्टर अपने आप में एक इमेजिनेशन बेस्ड चैप्टर है यार। जिसने इस चैप्टर को पढ़ लिया वो सबसे बेस्ट करके चला जाएगा। सॉलिड स्टेट को पढ़ने के लिए इमेजिनेशन जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो प्लीज उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। सॉलिड स्टेट पढ़ने का सबसे सही तरीका है कि आप अपने टूल्स के साथ काम करो। आगे की पीपीटी में मैंने आगे बताया हुआ है कि कैसे सॉलिड स्टेट को पढ़ना चाहिए, आपकी कैसे 3D इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए सॉलिड स्टेट को पढ़ने के लिए। सॉलिड स्टेट से जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं यार, वो या तो वॉइड्स पे आते हैं या तो पैकिंग एफिशिएंसी पे आते हैं। ठीक है, ये आप क्वेश्चन ऑब्जर्व करोगे, पैकिंग एफिशिएंसी क्वेश्चन ऑब्जर्व करोगे, वर्ड ऑब्जर्व करोगे। कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं यार कि किसका फॉर्मूला क्या होगा, इस स्ट्रक्चर से ए और बी और कंबाइन करके पूछते हैं कि स्ट्रक्चर का क्या फॉर्मूला होगा। इसके लिए इमेजिनेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप कर जाओगे यार। बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को दबाव नहीं, आप हो जाएगा आपसे, डोंट वरी, बट एक प्लानिंग बना लो। सोल्यूशन से आपको क्या करना है, सोल्यूशन से आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, एक तो देखो रॉल्स लॉ पे ध्यान देने वाली रॉल्स लॉ है। दूसरी आपकी वेंट ऑफ फैक्टर टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ख्याल रखना है। वेंट ऑफ फैक्टर से जरूर क्वेश्चन आएगा, वेंट ऑफ फैक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वो कॉलिगेटिव के साथ ही आएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इंक्लूडिंग वेंट ऑफ फैक्टर का ख्याल रखना है, उससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक, याद रहेगी नहीं बात मेरी। नेक्स्ट इज आर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगेन माय फेवरेट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये लोगों को परेशान करता है। अच्छा, इसकी परेशानी का कारण पता है क्या है, इसकी परेशानी का कारण है लोग सेल की स्टडी नहीं कर पाते। पहले तो इस चैप्टर को 2 पार्ट पे डिवाइड करो, पहला पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, दूसरी पार्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, एंड द थर्ड पार्ट वो अपना क्या कहते हैं कंडक्टिविटी कंडक्टेंस वाला पार्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आप हमेशा टाइप्स ऑफ सेल्स पे काम करो, कितने टाइप की सेल्स हैं उस पे काम करो। थोड़ी सी एनसीईआरटी से उठ के बुक देखना यार, उसमें बहुत टाइप की सेल हमारे पास हैं। आप हमसे कनेक्ट होगे तो हम आपको बात करेंगे कौन कौन सी सेल्स हमारे साथ हमारे कोर्स में है। ठीक है, सेल्स को अलग बांट लो कि ये टाइप की सेल्स हैं, इन सेल्स पे ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक्स में अगर बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल की बात हो गई, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में एक फ्लो चार्ट बना लो। इनका एक फ्लो चार्ट होता है, कौन ऑक्सीडाइज करेगा कौन रिड्यूस करेगा। इसके बिहाफ पे आपसे जो मेन क्वेश्चन पूछता है वो फैराडे के क्वेश्चन पूछता है। वो पूछेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस लिबरेट होगी, कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड नीचे डिपॉजिट होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन जब तक अगर आपको नहीं आएगी, आपको नहीं पता होगा कि एनोड पे क्या रिएक्शन है, कैथोड पे क्या रिएक्शन है, ओवरऑल क्या रिएक्शन है, तब तक आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को नहीं कर सकते। हाँ, इसके लिए एक चैप्टर और इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एनएच फैक्टर। याद करो अपन लोग ने मोल कंसेप्ट चैप्टर में एनएच फैक्टर को पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, उसका पूरा एप्लीकेशन आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में आता है, उसका ख्याल रखना यार उसको पढ़ने के लिए। अगेन केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो केमिकल काइनेटिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली हाफ लाइफ से क्वेश्चन आते हैं और दूसरा रेडियो एक्टिव वाले पार्ट से आते हैं।
मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि और भी टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस। हाफ लाइफ पूछता है, परसेंटेज एरर पूछता है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा कितनी हाफ लाइफ चली गई, कितनी हाफ लाइफ बची है, इन टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। रेट्स के बारे में पूछता है। बहुत कम चांसेस है कि ऑर्डर के बारे में पूछे, वैसे पूछता बहुत कम है ऑर्डर के बारे में, बट आपको फिर भी नॉलेज तो पूरी होनी चाहिए। हाँ, इसका एक तरीका बताता हूँ। जैसे लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सब याद करते हैं ना, इन सबको करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ nth ऑर्डर याद करो। nth ऑर्डर की क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए, वहां भाई साहब जाके पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कि आप अलग अलग ऑर्डर के अलग अलग रिएक्शन याद करो, कुछ नीड नहीं है। nth ऑर्डर याद है, सब कुछ आपको याद है। ठीक है, इसमें स्टीशियोमेट्री का ख्याल बहुत रखोगे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा हम इस पे डिस्कस करेंगे बहुत डेप्थ में जाके कि कहां कहां एक एरर आता है इस पे। ठीक है, तो नॉर्मली मोटा मोटी अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो ये कुछ कोर टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो कि आपको डेप्थ में जाके स्टडी करनी चाहिए, सो दैट आप इजिली अचीव कर सकते हो। ठीक है, अगेन पीवाईक्यू मत भूलना सबका करना। ठीक है, ये मैंने कुछ टॉपिक वाइज इनका वेटेज बांट रखा है। या अगर मैं जेई मेंस की बात करूं तो जेई मेंस के अकॉर्डिंग इनका मैंने वेटेज बांट रखा है। नॉर्मली आप देख सकते हो यार कि सबसे ज्यादा अमाउंट में आपका क्या आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है, उसके बाद इक्विलिब्रियम को दी गई है। इधर देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी बहुत अच्छा परसेंटेज मिला हुआ है। सरफेस केमिस्ट्री को ठीक है, ओके चल जाएगा, इतना आ जाता है सरफेस केमिस्ट्री से इतने क्वेश्चन। ठीक है, बट आपको जो देखो मेन मैं जिस पे बार बार फोकस कर रहा हूँ दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप देख सकते हो इनका परसेंटेज खूब ज्यादा है। सबसे ज्यादा परसेंटेज आप अपना थर्मोडायनेमिक्स का है, इसका ख्याल रखना है, इससे क्वेश्चंस खूब और खूब आते हैं। ठीक है, ये एक वेटेज बनाया हुआ है। ठीक है, इसका देखना है आपको। अब हम बात करें यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ देखो, पहले तो मैं कहूंगा कि मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि यार तुम पहले ऑर्गेनिक खत्म कर लो और फिजिकल खत्म कर लो और लास्ट में इनऑर्गेनिक पे आओ, क्योंकि इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा ब्लॉक्स का खेल है तो आपको रटना जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए इस बात का ख्याल रखना है, वन ऑफ द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर केमिकल बॉन्डिंग एंड द कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हमारी केमिस्ट्री की तो जान है। ऑर्गेनिक भी पढ़ना है तो आपको केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए। ये बात याद रखिएगा, आप ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले केमिकल बॉन्डिंग को खत्म करोगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में आपको स्ट्रक्चर का पता चलेगा, स्ट्रक्चर से ही आप ऑर्गेनिक की स्टडी कर सकते हो। आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता होगा, ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये दो टॉपिक आपको पैरेलल पढ़ने चाहिए। पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना चाहिए और उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पढ़ना चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या इंपॉर्टेंट पढ़ोगे आप, तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक माइंड में होना चाहिए वो एक होना चाहिए वीबीटी, दूसरा होना चाहिए सीएफटी और तीसरा अगेन इंपॉर्टेंट दैट इज जेटीडी। जेटीडी का ख्याल रखेंगे, दैट इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बुलाते हैं इसको। इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं, इसका भी ख्याल रखना है आपको। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ ब्लॉक्स। बच्चे पूछते हैं कि सर स्टडी ऑफ ब्लॉक्स कैसी करनी चाहिए। हाँ, माना कि यार एसपीडीएफ थोड़ा सा ज्यादा रटने वाला है, बट इसका एक सही तरीका जो मुझे लगता है कि आप इसको ना पढ़ के आप इसके इनऑर्गेनिक ट्रेंड्स को पढ़ो। अगर आप लास्ट कुछ ईयर्स में क्वेश्चन देखोगे तो आप ये पाओगे कि एसपीडीएफ में से जो ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आए ना वो इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स आए हैं। वो पूछेगा कि हाइड्रेशन टॉप से बॉटम घटता है, लेटिस एनर्जी बढ़ती है एंड फलाना फलाना, तरह तरह के टाइप वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस कराएगा। तो अगर आपको इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स आते हैं तो पी ब्लॉक और एसटीबीडीएफ खत्म हो जाएगा। हाँ, स्पेसिफिकली अगर मैं थोड़ा बात करूं तो चारों में कंपेयर करूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पी ब्लॉक से आते हैं यार। पी ब्लॉक से वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। पी ब्लॉक से जब भी क्वेश्चन बनता है तो एक तो हमने आपसे बताया, एक तो ट्रेंड फॉर्म में बनता है, दूसरा कभी कभी प्रिपरेशन के फॉर्म में पी ब्लॉक में आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए आपको थोड़ा सा पी ब्लॉक का ख्याल रखना होगा यार। डी और एफ में क्या करोगे आप, डी और एफ में मेन जो एफ डी और एफ में है वो आप रिएक्शंस को देखोगे। ध्यान देना कि कैसे रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। जो हमारी कंप्लीट रिएक्शंस होती हैं वो डी और एफ से चली आती हैं। ये मैंने कुछ टॉपिक वाइज वेटेज में बांटा है इनऑर्गेनिक को। ठीक है, आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग और हमारी ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, इनको सबसे ज्यादा वेटेज मिलती है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, इनको सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको करना है, सबसे ज्यादा टाइम देना है। बाकी आप सबको टाइम थोड़ा थोड़ा कम दे सकते हो बट इनको नहीं भूलोगे।
हाँ, एक टॉपिक और है दैट इज प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इसको हम लोग पीओसी बुलाते हैं। इसमें से जैसे जनरली फ्लेम टेस्ट हो गया, बोरेक्स ब्रीड टेस्ट हो गया, तरह तरह के सॉल्ट एनालिसिस हो गए, सॉल्ट के कलर हो गए, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसकी भी अपन लोग के पास एक ट्रिक होती है, आप हमसे जब कनेक्ट होंगे तो उसकी ट्रिक हम आपको बताएंगे कि किस कलर को कैसे याद रखते हैं। ठीक है, याद रहेगी बात। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज द स्टेप नंबर 3। ये मैं आपसे बार बार कहता आ रहा हूं कि अपनी नॉलेज को, अपने माइंड को थोड़ा इमेजिनेशन स्ट्रांग करो। आपसे मैंने कहा था कि सॉलिड स्टेट को पढ़ने के लिए या आइसोमेरिज्म को पढ़ने के लिए आपकी जो थॉट लेवल होना चाहिए वो 3D लेवल होना चाहिए। मतलब आप 2D से रहते रहते 3D को कैसे सोच सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन करना है तो आपका थोड़ा इमेजिनेशन लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। इवन आइसोमेरिज्म पे भी जब वो क्वेश्चन पीओएस और सीओएस से क्वेश्चन पूछता है तो उसमें भी यही हाल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा बताया है कि देख सकते हो ये हमारा एक छोटा सा क्यूब है, और क्यूब में ये देख रहे हो यार, ये हमारे कॉर्नर्स में हमारे कुछ एटम्स हैं और कुछ हमारे फेस के सेंटर पे एटम है। अब आप मैं कहूं कि यार देखो ये एटम ना ये 1/8 है, अब आप बोलोगे क्या सर, देखो कहां 1/8 दिख रहा है। तो इसके लिए मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो कैसे हम इसको 2D को कैसे हम लोग 3D में पढ़ाते हैं। तो देखो ये एकदम रियलिटी में, असल में ये देखो ये बॉक्स एकदम पास पास क्लोज होते हैं। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा हूं, ये देखो अब आपको दिख रहा होगा कि ये बॉक्स जो है नीचे से कैसे कनेक्टेड है, कॉर्नर से कैसे कनेक्टेड है। रियलिटी में ऐसा होता है। और अब देखना, जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि देखो यार ये जो हिस्सा है आपका क्या है, 1/8 हिस्सा है जिसकी कॉर्नर की बात कर रहा हूं, और ये हमारा क्या है, जो आप फेस का देख रहे हो ये हमारा हाफ का हिस्सा है, जो कॉर्नर का देख रहे हो ये हमारा कितना है, 1/8 है, और ये हमारा 1/8 है। अब पहले आपको 1/8 में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब देखो आपने थोड़ी सी इमेजिनेशन स्ट्रांग की, अपने नॉलेज को 2D से 3D में कन्वर्ट किया, तो आपको फायदा हो गया। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं सॉलिड स्टेट को पढ़ने के लिए आपकी इमेजिनेशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए यार। एक सेम एग्जांपल मैंने लिया है, एक ये ट्रांसडेकलिन होता है। अब ट्रांसडेकलिन की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसडेकलिन में जनरली जो क्वेश्चन आता है या नॉर्मली आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, यहां से आपसे बोलेगा कि बताओ इसके अंदर पीओएस है या नहीं है। अब यार यहां से देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा हाँ सर देखो पीओएस है, लेकिन जरा तुम इसको थोड़ा सा अपना इंटरेक्टिव वे में देखो। मैंने एक पीपीटी बनाई है इसकी, ये देखो, ये देखो कैसे मैं इसको 2D से अपने आप में इसको मैं 3D में लेके जा रहा हूं। ये देखो, अब ये देखो और वो देखो क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपको असल में दिख रहा है, ये देखो कि कैसे ये आपका 3D में एग्जिस्ट करता है, कैसे ये आपका जो क्लोरीन है वो एक तरफ है और OH जो है आपके एक तरफ है। इसके अलावा मेरे पास कुछ मॉडल्स पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो यार ये वो मॉडल है। ठीक है, जो आपको 3D में समझना होगा। पहले आप 2D में देख रहे थे, अब ये देखो 3D में है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार ये देखो यहाँ पे OH इस तरफ है और Cl आपके इस तरफ है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि यार ये क्या इसमें पीओएस आ सकती है, तो आप साफ साफ बोलोगे पीओएस देखो सर नहीं आ सकती है। देखो कहीं से भी काट लो ये कटिंग नहीं करेगा, इसकी मिरर इमेज इससे नहीं आएगी। अल्टीमेटली मेरे कहने का सेंस है कि आप जब उसको 2D में देख रहे थे, यहाँ देखो ये आप जब 2D में देख रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा सर पीओएस आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप इसको यहां देख रहे हो तो आपको लग रहा है यार सच में पीओएस तो नहीं आ रही है। तो मैं बार बार इसी बात पे फोकस कर रहा हूं कि कुछ ऐसे हमारे केमिस्ट्री में टॉपिक्स हैं जिसकी आपकी 3D इमेजिनेशन के बिना काम नहीं चलने वाला, उसको आपको करना होगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कितनी आवर्स की स्टडी होनी चाहिए। अब यार सही बताऊं तो इसका स्पेसिफिक कोई आंसर नहीं है, बट फिर भी यार एटलीस्ट मिनिमम 6 आवर्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं 6 आवर्स को कैसे पढ़ोगे, अब अपने शेड्यूल को इस तरह बांटो कि यार 2 आवर्स आपने केमिस्ट्री पढ़ा, 2 आवर्स आपने फिजिक्स पढ़ा और 2 आवर्स आपने मैथ्स पढ़ा। या आप ऐसे बांटो जो आपका सबसे स्ट्रांग है उसको कम टाइम दो और जो वीक है आप उसको ज्यादा टाइम दो। ठीक है, जब तक आपका शेड्यूल फिक्स नहीं होगा तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, नॉर्मली क्या होता है, जनरली मैं एक बेसिक से ग्राफ समझा रहा हूं। नॉर्मली क्या होता है, कभी तो हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, कभी तो एकदम नहीं पढ़ते हैं, कभी तो नेगेटिव में चला जाता है, छुट्टी है आज भैया नहीं पढ़ेंगे। ऐसे आपका काम नहीं चलेगा। आपका हमेशा ग्राफ एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक फिक्स ग्राफ होना चाहिए कि हाँ यार मुझे ऐसी स्टडी करनी है कि हम इक्वल टाइम में अपने यूटिलाइज करें। अब टाइम को फिक्स लेवल पे बांटें कि यार इतना आवर्स को पढ़ना है। अगर तुमने अपने शेड्यूल को फिक्स नहीं किया तो मेरी मानो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। शेड्यूल बहुत जरूरी है, बॉडी का क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। ठीक, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन। कभी कभी मन में पढ़ते पढ़ते एक सवाल जरूर आता होगा
कि यार क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है। मेरी मानो तो जेई बहुत लोगों के लिए सपना होता है, बट इसको यहां तक पहुंचने के लिए आपकी हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है। एक बार जब तुम कॉलेज में घुस गए तो वहां तो पूरी मौज है, लेकिन वहां तक जाने के लिए आपके अंदर डेडिकेशन, आपका अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ यार मुझे वहां तक जाना है। उस गेट को पहुंचने के लिए वो गेट आपसे हार्डवर्क मांगता है। तो अगर आप अपने काम को लेकर डेडिकेटेड नहीं हो ना यार, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको। ठीक। नेक्स्ट इज यार पॉजिटिव एटीट्यूड। ये क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है? ये हमको बताता है, कभी कभी ऐसा फील होता है यार मेरे फ्रेंड ने ये टॉपिक ज्यादा पढ़ा, इसने ये ज्यादा पढ़ा, मैंने ये कम पढ़ा। आप इसके अंदर क्या होती है, अपने अंदर नेगेटिविटी पैदा होती है, और जब कभी भी नेगेटिविटी पैदा होगी तो डिमोटिवेशन पैदा होगा। आप इन दोनों से बचो। आप जब अपनी स्टडी कर रहे हो तो किसी पे ध्यान मत दो कौन कैसा पढ़ रहा है, कौन कैसा नहीं पढ़ रहा है। हर एक यार स्टूडेंट की ना अपनी एबिलिटी होती है पढ़ाई करने की। कोई एक टॉपिक को 10 घंटे में खत्म करेगा तो वही टॉपिक को कोई काम 6 घंटे में हो जाएगा। इट्स डिपेंड टू स्टूडेंट। इसलिए यार अपना एटीट्यूड तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, अपनी पढ़ाई के प्रति तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं यार मुझे अपने पे ध्यान देना है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कौन कितना पढ़ रहा है। ठीक है, तो एटीट्यूड रखिए अपना पॉजिटिव, किसी के लिए नेगेटिव मत सोचिए। ठीक। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 5, दैट इज फॉलो द राइट बुक। ये बहुत गजब चीज है। आप लोग करते क्या हो, आप लोग क्या करते हो, नॉलेज के चक्कर में या मार्क्स को लाने के चक्कर में बहुत सारी फालतू फालतू किताबें पढ़ लेते हो। कभी कभी मैंने देखा है कि बच्चे मॉर्सन बॉयट्स यूज कर रहे हैं, सोलेमॉन यूज कर रहे हैं, पीटर स्काई यूज कर रहे हैं। अरे जरूरत क्या है, इतनी फालतू बुक को क्यों यूज कर रहे हो? आप सिर्फ को जो आपके पास एक छोटी अपनी बुक है आप उसको फॉलो करो। देखो यार सब्जेक्ट का कोई अंत नहीं होता है। आप नॉलेज और रिसर्च करने नहीं जा रहे हो, आप अपने एग्जाम क्रैक करने जा रहे हो। और हमारे पास एक लिमिटेड कोर्स है, एक फिक्स्ड कोर्स है, हमको उसी कोर्स को इस स्ट्रक्चर्ड और मैनर्ड वे में फॉलो करना है। इसलिए फालतू बुकों पे ध्यान मत दो, ये भी पढ़ लें, इस किताब से पढ़ लें, ऐसा नहीं करना है। थ्योरी की बात करें तो सही बताऊं, हमारी टीम से जैसे आप जुड़ोगे तो आपको थ्योरी पढ़ने की एकदम जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको इतना ज्यादा पढ़ा चुके होंगे कि आपको शायद थ्योरी की कोई नीड ही ना पड़े। आपको सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान देना है वो अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, उनके क्वेश्चंस लगाने हैं, एक लेवल को मेंटेन करके चलना है। लेवल को कैसे मेंटेन करोगे? सबसे पहले आप हमेशा जब भी क्वेश्चन लगाओगे तो पहले लेवल 1 के लगाओगे। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें बूस्टअप मिलेगा कि यार हाँ यार ये क्वेश्चंस हमें आते हैं। एक बात का जरूर ख्याल रखना, लेवल 2 में जाने से पहले लेवल 1 का सारा एनालिसिस कर लेना। व्हाट आई मीन टू से यार, मान लो जैसे तुम्हारे पास 60 क्वेश्चंस हैं और 60 क्वेश्चन में से तुमने 50 क्वेश्चंस जो हैं सही किए बट 10 क्वेश्चंस रॉन्ग किए। अब तुम्हारा काम है उस 10 क्वेश्चन की एनालिसिस करना। वो अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो आप लेवल 2 पे जब जाओगे तो आपके वहां पे क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे। ठीक है, इसलिए लेवल 1 से 2 पे तुरंत जंप नहीं करना, हड़ाना नहीं है कि हाँ यार लेवल 1 हो गया तो लेवल 2 भी तुरंत कर लें, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट इज, मैं बार बार बोलता हूं पीवाईक्यू पे बहुत ध्यान दीजिए। पीवाईक्यू का बेस्ट तरीका है कि आप सब कुछ खत्म करने के बाद अपने आप को देखो कि आपने जितना पढ़ा है क्या वो उस लेवल का पढ़ा है जो एग्जाम्स में पूछते हैं। पीवाईक्यू अगर आपका होने लगेगा तो मेरी मानो सबसे ज्यादा बूस्ट आपको वहां से मिलेगा। और पीवाईक्यू के साथ साथ आप हमारे जब टीम से जुड़ोगे, हमारा जब प्लस कोर्स ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। उस टेस्ट सीरीज से आप एनालिसिस कर पाओगे कि आपका एग्जिस्टेंस कहां पे है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं हमारे कोर्स से कनेक्ट होइए, हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करिए। ठीक। मैंने आपसे कहा था कि नेवर रशेस इन द थ्योरी, बहुत ज्यादा थ्योरी की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आपसे मैंने कहा कि आप हमसे कनेक्ट होंगे तो हम आपकी थ्योरी को सफिशिएंट कर लेंगे। ठीक है, इतना सफिशिएंट है कि आप हमसे पढ़ लें, बहुत बहुत हो जाएगी थ्योरी। ठीक है, मैक्सिमम ट्रिक। अब ये क्या चीज है यार मैक्सिमम ट्रिक? देखो क्वेश्चन तुम भी सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कर लूंगा, क्वेश्चन थर्ड पर्सन भी सॉल्व कर लेगा। इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को सही टाइम पे सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और वो क्वेश्चन तभी वो सही टाइम पे सॉल्व होगा जब तुम्हारी एक अपनी पर्सनल ट्रिक होगी किसी क्वेश्चन को लगाने की। होता जनरली ऐसा है कि अगर मैं देखूं तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 3 मिनट मिलता है अमूमन। लेकिन रियलिटी फैक्ट है कि अगर आप ऐसे करने बैठोगे तो आप मैथ्स और फिजिक्स को छोड़ के चले आओगे।
तो सही तरीका होता है कि आप केमिस्ट्री का टाइम बचाओ और लगा दो फिजिक्स और मैथ्स में। फिजिक्स का जो क्वेश्चन है या जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो करीबन आपसे 4 मिनट 5 मिनट ले जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री का मैक्सिमम हार्डली 1 मिनट 1 मिनट 20 सेकंड, इससे ज्यादा क्वेश्चन को टाइम नहीं देना है। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ट्रिक आनी चाहिए। फिर वही बात, ट्रिक सीखोगे कहां से? ट्रिक्स तब सीखोगे जब हमसे आप कनेक्ट होगे। ठीक है, आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे। ऑल ओवर इंडिया के वेरियस डिफरेंट फैकल्टीज हैं, हर फैकल्टी की अपनी पढ़ाने का स्टाइल है, अपनी उसकी एक ट्रिक होती है, जो वो ट्रिक्स यूज करके आपको आपके एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा। ठीक, स्पीड का अगेन मैंने आपसे कहा था कि स्पीड का आप ख्याल रखिए, स्पीड बहुत जरूरी होती है यार। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट वन इज, इसको फाइनल स्टेप बोलते हैं। बहुत हो गया, बहुत सारे स्टेप्स देख लिए, अब लास्ट स्टेप है यार हमारा रिवीजन स्टेप। ये क्यों जरूरी है? कितना भी पढ़ लो एग्जाम में, अगर आपने रिवीजन नहीं करके गए ना तो सब कुछ वेस्ट है। देखो यार, हमारे माइंड में ना दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। जब आप कुछ नया नया पढ़ते हो तो आपको लगता है यार सब कुछ आने लग रहा है, एकदम फोड़ सारे क्वेश्चन कर रहा हूं। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक और फिजिकल को जम करोगे ना तो आपको लगेगा हाय ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स मैं भूल रहा हूं। तो उस टाइम क्या करोगे, वो भूले नहीं हो यार, वो चीजें कहाँ चली गई हैं, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चली गई हैं। आपको रिवीजन करके उसको प्राइमरी मेमोरी में लाना जरूरी है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग आखिरी में हमको लगता है कि सब कुछ पढ़ लें, सब कुछ मत पढ़ो, मेरी मानो, आप अपना 100 का 70% दो ना यार। आप 70% कोर्स खत्म करके जाओ या 80 करके जाओ, आप उठा लो रिजल्ट उठा लो, टॉप इंडिया के जो टॉप रैंकर होंगे उससे पूछो कि उनके कितने मार्क्स आए हैं, और आप उसका एनालिसिस करो तो आप ये पाओगे कि उन्होंने भी पूरे पेपर का सिर्फ 60-70% किया है, मतलब 30% उन्होंने भी छोड़ा होगा। रीजन बिहाइंड कि आप जितना कर रहे हो ना उसमें अपना बेस्ट दो, ये नहीं कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें, नहीं। आप हमेशा एक फिक्स लैकोनिक स्टाइल से स्टडी करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका ख्याल रखना है आपने कि आप रिवीजन जरूर करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आई होप यार आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, और अगर आप इस बातों को अमल करोगे तो आई होप आपका एग्जाम जो है आप इजिली 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में अचीव कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगेन फिर से बोल रहा हूं, मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप हमारी साइट्स को, हमारी साइट पे जाके सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को हिट करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगेन मेरे कोर्स से कनेक्ट होने के लिए टाइप करें DHIREN। तो हम मिलते हैं बहुत जल्दी प्लस कोर्स पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।